Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। होप यू विल एंजॉय। शान धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के मेगा 550 बिलियन डॉलर के बजट के बारे में। दुनिया भर में आप देखोगे तो इसको डिस्कस किया जा रहा है कि पीएम मोदी का प्लान ये है कि इंडिया की इकोनॉमी को ये और आगे लेकर जाएंगे इस मैसिव बजट के साथ। अब यहाँ पे आप कहोगे ये तो डॉलर हो गए, इंडियन रुपीस में इंडियन बजट कितना ज़्यादा बड़ा है। तो इस बार का जो बजट है यहाँ पर टोटल खर्चा हो रहा है 45 लाख करोड़ रुपए का। जी हाँ, टोटल ये अमाउंट 45 लाख करोड़ रुपए हो गया। और पिछले साल से आप अगर कंपेयर करोगे तो हमारा बजट 7.5% बढ़ चुका है। अगेन मैं यहाँ पे बस एक्सपेंडिचर की बात कर रहा हूँ कि कितना पैसा सरकार खर्च करने का प्लान कर रही है फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में। और एक बार सोच कर देखो, 550 बिलियन डॉलर, इसको ना कंपेयर करोगे दुनिया की बड़ी कंट्रीज की इकोनॉमी से तो आप रियलाइज कर पाओगे कि भारत के बजट की बात दुनिया भर में क्यों होती है। आयरलैंड, नॉर्वे, नाइजीरिया, यूएई, इजिप्ट, बांग्लादेश, इन सब कंट्रीज की टोटल जो इकोनॉमी है ना, जी हाँ इकोनॉमी, इन सब देशों की इकोनॉमी उनसे ज्यादा बड़ा है भारत का बजट। हालांकि अब ये जो लिस्ट है देख के लगता है कि वाह, जितनी इनकी इकोनॉमी नहीं है उतना तो बस हम खर्चने वाले हैं आने वाले फाइनेंशियल ईयर में। जी हाँ, सुनने में काफी अच्छा लगता है, मगर साथ ही साथ ना हमें खुद को एक रिमाइंडर ये भी देना होगा कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, यूएसए है, उस देश का जो डिफेंस बजट है ना, यही आपको मिलेगा करीब 780 बिलियन डॉलर का। तो जितना यूएस अपने डिफेंस पे खर्चता है ना, उससे काफी कम तो हमारे पूरे साल का बजट होता है। और अगर वैसे आप ये जानना चाहते हो कि यूएसए का बजट क्या होता है, जैसे हम लोग ये 45 लाख करोड़ रुपए खर्चेंगे पूरे देश पर, इसमें हमारा डिफेंस, खाना पीना, एनवायरनमेंट वगैरह सब कवर हो जाएगा। अमेरिका का बजट कितना होता होगा? तो देखो, यूएसए का बजट रहता है रफली 6.7 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स के आसपास। और साथ ही साथ ये भी याद रखना, उनकी आबादी भी 35 करोड़ के आसपास है, हमारे यहाँ 140 करोड़ लोग हैं। और फिर चाइना की तरफ अगर हम देखें तो चाइना का जो टोटल बजट है, जितना ये लोग खर्चेंगे आने वाले एक साल में, ये रहेगा 3.5 से लेकर 3.7 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास। तो यूएसए, चाइना के बजट तो देखिए अलग ही गैलेक्सी में होते हैं, मगर इन दोनों कंट्रीज के बाद अगर किसी देश के बजट को इंटरनेशनल मीडिया प्रॉपर कवरेज देता है तो वो है इंडिया। और इसका एक बहुत ही सिंपल रीजन है, क्योंकि इंडिया मेजर इकोनॉमीज में दुनिया की सबसे तेजी से ग्रो करने वाली इकोनॉमी है। आईएमएफ ने प्रोजेक्शन करी है कि इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोथ रेट रहने वाली है आने वाले समय में। 6.1% के आसपास इंडिया लगातार ग्रो करता रहेगा। तो आप इमेजिन करके देखो, एक ऐसा देश जहां पर विदेशी निवेशक बहुत सारा पैसा डालते हैं, जो ग्लोबल ग्रोथ को आगे धकेल रहा है, उस कंट्री की सरकार कैसा बजट बनाएगी? क्या ये आने वाले 5-10 साल के बारे में सोचकर बजट बनाएंगे, या फिर अभी के लिए जनता को खुश करने के लिए पैसे बांट देंगे? ये हमेशा एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क रहता है इंडिया के बारे में। और इस बार का जो बजट है, मैं कहूंगा काफी हद तक बैलेंस करने की कोशिश करी है सरकार ने कि जनता को भी थोड़ा बहुत कुछ मिल जाए और साथ ही साथ देश की जो ग्रोथ है ये भी लगातार आगे बढ़ती रहे। अब एक क्वेश्चन आप यहाँ पे मुझसे पूछोगे कि मैंने जो ये अमाउंट कोट किया है जी, 45 लाख करोड़ रुपीज, ये हमारा एक्सपेंडिचर है, ये सरकार ने खर्चा है। तो पूरा जो बजट होता है, जो निर्मला सीतारमण जी पार्लियामेंट में खड़ी होकर स्पीच देती है, उस बजट में सिर्फ यही बात होती है कि 45 लाख करोड़ रुपीस को हम कैसे खर्चेंगे? तो इसका आंसर है नहीं। पहली बात तो देखो, बजट जो वर्ड है ना, ये ऑफिशियली गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट में इस्तेमाल होता नहीं है। ये आप कह लीजिए मीडिया में या फिर कैजुअल टॉक में हम इस्तेमाल करते हैं। जो प्रॉपर डॉक्यूमेंट सरकार रिलीज करती है उस पर लिखा होता है जी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सरकार बेसिक बात ये बताती है कि कितना पैसा हमारे पास आया, कितना पैसा हम खर्चेंगे, और एक डेफिसिट क्या क्रिएट हो चुका है। डेफिसिट मतलब के अभाव। अब भारत का फिस्कल डेफिसिट इस बजट के टाइम में है 5.9%। 5.9% का मतलब ये है कि भारत की सरकार जितना कमा रही है, चाहे जहां से कमा रही हो, चाहे ब्रह्मोस बेच के कमा रही है या फिर आप और मैं जो टैक्स देते हैं उससे कमा रही है, इनडायरेक्ट टैक्स से कमा रही है, जो भी इनके पास रेवेन्यू आ रहा है, इसको ये माइनस कर देते हैं
टोटल एक्सपेंडिचर से कितना खर्चा हो रहा है, और उसके बाद निकल के आता है हमारा फिस्कल डेफिसिट। और अभी हमारा फिस्कल डेफिसिट है करीब 5.9%, मतलब कि जितनी आमदनी है उससे ज्यादा खर्चा हमारा हो रहा है। और ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है जिसको पूरी दुनिया देखती है कि भारत का फिस्कल डेफिसिट क्या रहने वाला है। क्योंकि अगर एक कंट्री का फिस्कल डेफिसिट धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है ना, तो मतलब कि वो देश लॉन्ग टर्म में स्ट्रांग रहेगा। जो कमजोर देश होते हैं, जिनकी अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा खराब होती है, उनके फिस्कल डेफिसिट आप देखोगे 22%, 25% के आसपास चले जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि श्रीलंका में ना जब फिस्कल डेफिसिट पहुंच गया था 11% के आसपास, उसके बाद हम सबने देखा कि किस तरीके से पूरे देश में एक आर्थिक संकट आ गया था। तो खैर, इस फिस्कल डेफिसिट को देख के जरा डरिएगा मत। याद रखिएगा कि भारत के पास बहुत सारी विदेशी मुद्रा भंडार भी है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी है, तो इस फिस्कल डेफिसिट को हम मैनेज कर सकते हैं। और सरकार का प्लान तो ये है कि 2025-26 तक ना इस फिस्कल डेफिसिट को हम 4.5% के आसपास लेके आएंगे। ये फिस्कल डेफिसिट जितना कम होगा उतना विदेशी निवेश भारत में बढ़ता रहेगा। और ये बात देखिए, हमारे देश के बजट में हमारी वित्त मंत्री हमको बताती है कि देश का फिस्कल डेफिसिट अभी इतना है, यहाँ से पैसा आ रहा है, यहाँ पे हमने पैसा खर्चा है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आप देख पाओगे ये बेसिक इनकम और एक्सपेंडिचर का ग्राफ है। सबसे ज्यादा सरकार के पास आज के समय पैसा कहाँ से आ रहा है, यहाँ पे आप देख पाओगे बोरोइंग्स और अदर लायबिलिटीज से। जी हाँ, हमारे बजट का एक बहुत ही बड़ा परसेंटेज बनता है उधार से। अभी जो रिसेंट बजट आया है उसमें भी बताया गया कि सरकार ने 14,21,000 करोड़ रुपए ये उधार लिए हैं। ये उधार वेरियस तरीके से होता है, काफी बार बॉन्ड्स के जरिए होता है, काफी बार वर्ल्ड बैंक के जरिए होता है, और ये हर जगह कॉमन आपको मिलेगा। यूएसए भी यही करता है, चाइना भी यही करता है। इसको देखकर घबरा मत जाना, क्यों हमको तो उधार लेके चलाना पड़ता है। पूरी दुनिया ही ऑलमोस्ट ऐसे चल रही है। एक्चुअली दुनिया से कंपेयर करके आप अगर देखोगे तो भारत के बजट में जो बोरोइंग का कंपोनेंट है, उधार का कंपोनेंट है, ये बहुत कम मिलेगा कंपेयर टू यूएसए एंड चाइना। और सरकार आने वाले समय में और 15,40,000 करोड़ रुपए का उधार एक्स्ट्रा उठाएगी। और इसलिए आपने एक बात देखी होगी, काफी बार ये जो ग्राफिक्स है, अगर आप ट्विटर पे देखोगे और जगह देखोगे, एक यहाँ पर लिखा होता है कि रुपी गोज टू, के खर्चा कहाँ पे हो रहा है। इंटरेस्टिंग बात देखिए, यहाँ पे लिखा है कि अगर मान लो सरकार के पास 1 रुपया खर्च करने के लिए, तो उसमें से 20 पैसे जाते हैं इंटरेस्ट पेमेंट्स में। ये जो इंटरेस्ट पेमेंट्स है ना, ये वो पेमेंट है जो सरकार को करनी पड़ती है उधार लेने के बाद। उधार आपने उठा लिया, उसके बाद जो इंटरेस्ट पेमेंट्स आप करते हो वो भी सरकार का एक्सपेंडिचर ही होता है। हर साल सरकार का आप कह लीजिए 20% पैसा तो इंटरेस्ट पेमेंट में निकल जाता है। फिर सेकंड नंबर पे जो मेन खर्चा आता है वो है स्टेट शेयर का। जो हमारे देश के राज्य हैं, बिहार, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, इन सब की जो सरकारें हैं, इनको भी सरकार पैसा देती है यूनियन बजट से, तो 18% तो ले जाती है स्टेट्स। तो यहीं पे आप कह लीजिए ऑलमोस्ट 40% तो आपका खर्चा यहीं पर निपट गया। उसके बाद हम देखते हैं बाकी खर्चा कहाँ पे होता है ना। अब यहाँ पे आप अगर सोच रहे हैं वाह, मतलब कि इंटरेस्ट पेमेंट में 20 पैसे उड़ गए, 18 पैसे यहाँ पे उड़ गए, 38 ये हो गया। तो अब इसके बाद अब एक बड़ा कंपोनेंट क्या बचा है। अब नोटिस करो, यहाँ पर ये लिखा है कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के लग जाते हैं 9 पैसे, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स के लग जाते हैं 17 पैसे। मतलब कि 26 पैसे आपका जो 1 रुपया है ना जो आपको खर्चना है, उसमें से 26 पैसे और आपके चले गए केंद्र सरकार की बहुत सारी स्कीम्स है। फॉर एग्जाम्पल, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, ये तो खैर एक बड़ी स्कीम है। इसी की तरह किसानों के लिए, आर्टिस्ट के लिए, मजदूरों के लिए वेरियस जो स्कीम्स निकालती है भारत सरकार, उस सब में चला जाता है बहुत सारा खर्चा। तो 26 पैसे यहाँ पे आपके चले गए। उसके बाद हम आते हैं धीरे धीरे डिफेंस पर, पेंशन पे, बाकी एक्सपेंडिचर पे, जहाँ पे आपका एजुकेशन, हेल्थ वगैरह भी आता है। और भारत का डिफेंस बजट कितना बड़ा है ये देखो, दुनिया भर में न्यूज बनाता है। ठीक है, लोग पढ़ते हैं कि अच्छा इंडिया का डिफेंस बजट इतना बढ़ गया है, 10% बढ़ गया, 5%, 13% बढ़ गया। तो अब यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल है कि डिफेंस बजट रेस्ड 13% टू 5.93 लाख करोड़ रुपीस। और ये बात सिर्फ इंडिया में नहीं, पाकिस्तान में भी न्यूज में आती है, इवन चाइना में भी। चाइना पाकिस्तान में आप देखोगे वो लोग काफी इंटरेस्ट लेते हैं इस बात पर कि इंडिया का डिफेंस बजट कितना बढ़ाया गया है। अब यहाँ पे आप देख पाओगे, ये पाकिस्तान का न्यूज आउटलेट है, ये लोग कह रहे हैं कि इंडिया ने अपना जो डिफेंस बजट है ये अब कर दिया है $72.6 बिलियन एमिड टेंशंस विद चाइना। अब देखो, दूर से देखने में लगता है कि जी ठीक है, इंडिया का जो डिफेंस बजट है 13% बढ़ गया, बट एक सैड रियलिटी हमको यहाँ पर ये समझनी होगी कि यहाँ पर जो मैक्सिमम हमने इंक्रीज किया है ना, ये किया है सैलरीज और पेंशन्स में।
इसका मतलब अब ये नहीं है कि भारत ने जरा पैसा एलोकेट कर दिया है कैपिटल एक्सपेंडिचर में, मतलब कि अब हम बहुत ज्यादा डिफेंस इक्विपमेंट परचेज करेंगे, S-500 परचेज करेंगे, रफाल के बाद F-35 परचेज करेंगे। नहीं, ये जो आप इंक्रीज देख रहे हो आप यही समझ लो कि जो सैलरी और पेंशन जाती है हमारे करंट सोल्जर्स को और रिटायर्ड सोल्जर्स को, उसमें जो इंक्रीज हुआ है उसको एडजस्ट किया गया है। तो वैसे जो ये 13% की हाइक है ना, ये काफी नहीं है। इंडिया को जल्दी से जल्दी आने वाले 4 से लेकर 5 सालों में ये इंश्योर करना होगा कि हमारा डिफेंस बजट एटलीस्ट $100 बिलियन जाए, क्योंकि 100 बिलियन ही वो अमाउंट है जहां पे आप पेंशन, सैलरी का जो कंपोनेंट है वो कवर करके अपने देश की मिलिट्री को मॉडर्नाइज भी कर सकते हो। तो डिफेंस बजट में जो ये 13% की हाइक है, ये देखकर एज्यूम मत कर लेना कि बहुत बड़ी तरक्की हुई है, अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। अब इंडिया के डिफेंस सेक्टर का खर्चा अपने आप में ठीक ठाक होता है, 6 लाख करोड़ का, ऑलमोस्ट 6 लाख करोड़ का तो खर्चा यहाँ पे हो गया। मगर इसके अलावा ना दुनिया एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट खर्चे पर ध्यान रखती है भारत के बजट में, ये है कैपेक्स। जब हम बात करते हैं कैपेक्स की तो इसका मतलब होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। दुनिया भर के निवेशक, दुनिया भर के पूंजीपति भारत में ये देख रहे होते हैं कि सरकार कैपेक्स में कितना खर्चा बढ़ाएगी, क्योंकि कैपेक्स का मतलब होता है कि एक देश में बिल्डिंग्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, इक्विपमेंट में, स्कूल्स में, हर जगह आप कितना जरा खर्च करने को तैयार हैं। तो सरकार ने जो केपेक्स का टारगेट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का टारगेट है, ये 33% बढ़ाकर अब कर दिया है 10 लाख करोड़ के भी ऊपर, जिसका मतलब हमारी जो टोटल जीडीपी है इसका 3.3% हम खर्चने वाले हैं केपेक्स में। अब वैसे देखने में काफी ज़्यादा लगता है, क्योंकि पिछली बार हमारा जो केपेक्स था जीडीपी के हिसाब से ये 2.7% था ऑफ द टोटल जीडीपी। तो जो ये बढ़ोतरी हुई है, दुनिया भर के निवेशक इसको वेलकम करेंगे। भारत की जो ग्रोथ स्टोरी है उस पर लोगों का विश्वास बढ़ेगा। मगर मैं आपको बता दूं, चाइना जहां पर पहुंच चुका है ना, वो इतने कम केपेक्स के साथ नहीं पहुंचा। आप अगर चाइना की ग्रोथ स्टोरी की हिस्ट्री देखोगे तो जब से इनका बजट 1 ट्रिलियन के आसपास का पहुंचा पहली बार, तब से ना इन्होंने केपेक्स पे जो स्पेंडिंग हुई है ये 4 से 5% रखी। फिर एक ऐसा समय भी आया जब चाइना ने केपेक्स की स्पेंडिंग 6 से 8% के ऊपर भी कर दी थी। इन्होंने इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप किया कि देश में इनके रोजगार बढ़ा बहुत ज़्यादा, इनके कई गांव ट्रांसफॉर्म हो गए, बहुत सारे एक्सप्रेसवे बन गए। तो ये देखकर देखिए, अब मैं क्या बोलूँ आपको, अब यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि कुछ हुआ नहीं है, ये भी गलत होगा, क्योंकि केपेक्स का टारगेट जब आप बढ़ा देते हो 33%, तो ये अपने आप में एक बड़ा पुश है। मगर ये ना मेरे हिसाब से एटलीस्ट इंडिया के लिए होना चाहिए टोटल जीडीपी का 4 से लेकर 5% के आसपास, क्योंकि यहीं पे आप नींव रख रहे हो कल के भारत की। जितना कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका होगा, जितनी जल्दी आप भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास बनाओगे, उतना ही ज़्यादा भारत आकर्षित करेगा दुनिया भर के निवेश को। और ना सिर्फ निवेश को, अगर आपको भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी है, आपको वियतनाम को टक्कर देनी है, आपको इंडोनेशिया को टक्कर देनी है, तो उसके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाना होगा। उसके अलावा देश में लिटरेसी बढ़ानी है, स्कूल्स आपको बढ़ाने हैं, उस सब के लिए भी केपेक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर हमारा टारगेट है कि इंडिया लगातार एक बहुत ज़्यादा हाई ग्रोथ रेट के साथ आगे बढ़ता रहे, तो उसमें होगा एक बहुत ही बड़ा रोल रेलवे का, क्योंकि रेलवे में इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बेहतर होता है, सरकार रेलवे में पैसा खर्च रही है, तो इसका मतलब ये है कि ज़्यादा लोग घरों से बाहर निकलेंगे, ट्रैवल करेंगे, कम्यूट करेंगे, जॉब करने के लिए जाएंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। उसके अलावा आप अगर मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में हैं तो आपका जो फ्राइट कॉस्ट है ये भी कम होगा। आप माल एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कम खर्चे में पहुंचा सकते हैं। और इस बार देखो, सरकार ने ना क्लियर इंडिकेशन दे दी है कि इंडिया ग्रोथ के पीछे भाग रहा है। एक बार को हम बहुत सारा पैसा अपनी जनता पे ऐसी बस स्कीम्स में नहीं बांटेंगे, मगर लॉन्ग टर्म के लिए हम निवेश करेंगे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में। इसलिए इस बार के बजट में ये भी देखा गया कि रेलवेज को मिला है हाईएस्ट एवर कैपिटल आउटले 2.4 लाख करोड़ रुपीस का। भारत के इतिहास में देख लो तो इतना ज्यादा कैपिटल आउटले रेलवे को कभी मिला नहीं था। और देखोगे इंडिया ना 2020 के आसपास तो सिर्फ 1 लाख करोड़ के आसपास खर्चता था रेलवे पर, अब ये अमाउंट शूट करके डबल से भी ऊपर जा चुका है। तो रेलवे है एक ऐसा सेक्टर जहां पर सरकार बिल्कुल पैसा खर्चने को तैयार है, निवेश करने को तैयार है। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, जैसे ही रेलवे मिनिस्ट्री को पता लग गया कि इनको बहुत सारा पैसा मिलने वाला है इस बजट में, इन्होंने एक बड़ी अनाउंसमेंट कर दी वंदे मेट्रो की।
वंदे भारत तो ऑलरेडी वंदे भारत ट्रेन तो चल रही है, वंदे मेट्रो ना एक मिनी वर्जन होगा वंदे मेट्रो का। और वंदे मेट्रो के अंदर कोशिश ये होगी कि जो हमारे बड़े शहर हैं वहां पर जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी है, कि मतलब कि किसी आदमी को काम पे जाना है, उसको कहीं और ट्रैवल करना है, उसकी सहूलियत के लिए वंदे मेट्रोस बनाई जाएंगी ना। फिर हम आते हैं इनकम टैक्स पे। देखिए, ये भी ग्रोथ को बूस्ट करने का एक जरिया होता है, क्योंकि जब आम इंसान के हाथ में ज़रा पैसा होगा, वो ज़रा पैसा खर्चेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, तो सरकार देखिए बहुत लंबे समय से विचार में थी कि इनकम टैक्स स्लैब में थोड़ी सी छूट दी जाए, आम आदमी के हाथ में एक्स्ट्रा पैसा आए। मगर देखो इन्होंने कोशिश करी है, मगर ज़्यादा इम्पैक्ट ना इसका दिखा नहीं है। अब इस बार आप अगर देखो तो सरकार ने अपनी तरफ से जो 2 इनकम टैक्स के रिजीम है, देखो इनकम टैक्स अगर आपको पे करना है ना तो उसके लिए 2 तरीके हैं। एक तो सरकार कहती है कि ओल्ड सिस्टम है, एक सरकार ने नया सिस्टम बना रखा है। तो जो नया सिस्टम है उसके अंदर सरकार ये कह रही है कि अगर एक आदमी 7 लाख तक कमाता है, 7 लाख 1 रुपया नहीं, सिर्फ 7 लाख तक अगर वो साल में कमाता है तो उसको टैक्स पे करने की जरूरत ही नहीं है, जीरो टैक्स। ठीक है, सारा पैसा आपका अपने हिसाब से खर्चो। आपकी सैलरी अगर जाती है जी मान लो 7,50,000, 7 लाख के ऊपर जाती है, 1 पैसे भी ऊपर जाती है, तो सीधा आप आ जाओगे टैक्स ब्रैकेट के अंदर। मगर अब प्रॉब्लम ये होगी इसमें कि आपको पहले जो एडिशनल टैक्स के बेनिफिट मिलते थे वो सब नहीं मिला करेंगे इसमें। जैसे फॉर एग्जांपल आपने अगर होम लोन ले रखा है तो होम लोन की किस्तें जो आप चुकाते थे उसमें भी आपका टैक्स बच जाता था, तो यहाँ पे आप उस तरीके से टैक्स नहीं बचा पाओगे। तो इससे क्या होगा कि देश में जो 14% की आबादी है जो 3.5 लाख से लेकर 17 लाख कमाती है, उसको हम कहते हैं कि मिडिल क्लास में आते हैं। 17 लाख से ऊपर रिच की कैटेगरी में आप डाल सकते हैं उनको, तो इनको थोड़ा बहुत बेनिफिट देने की कोशिश करी गई है। मगर सिंस जो भी यहाँ पे ये 7 लाख तक की छूट है, ये नई टैक्स रिजीम के अंडर है ना, इसमें अगर मान लो कि एक आदमी कमाता है 9-10 लाख रुपए साल के, तो उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा नहीं, क्योंकि बाकी जो वेरियस टैक्स की रिडक्शन थी वो उस पर अभी अप्लाई करेगी नहीं ना। ये तो मैंने आपको बताई है मेन बड़ी हाईलाइट्स इस बजट की। मगर इस बजट में और भी बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं, छोटी छोटी स्कीम्स हैं जो सरकार ने कहा है कि सप्तऋषि प्लान के अंडर आती है। यहाँ पे आप देख पाओगे गवर्नमेंट अनवील्स सप्तऋषि प्लान। सरकार कहती है कि हमारे इस बजट की 2023 के बजट की टोटल 7 प्रायोरिटीज है। और ये प्रायोरिटीज कौन कौन सी हैं? एक तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट होगी तो जी सबकी होगी। डिजिटल पब्लिक इंफ्रा फॉर एग्रीकल्चर, देखो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे शहरों में बन चुका है, मगर एग्रीकल्चर में हम इसको इतना भी यूज नहीं कर रहे, तो इसको सरकार पुश देगी। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, वो मैं आपको बता चुका हूँ, केपेक्स में हमने बढ़ोतरी करी है। फिर अनलीशिंग पोटेंशियल, ये बहुत गोल बोल बड़ी टर्म है कि पोटेंशियल अनलीश करना है, उसके लिए कुछ स्कीम्स उन्होंने लॉन्च करी है। फिर ग्रीन ग्रोथ के जो भी डेवलपमेंट हो उससे एनवायरमेंट को लॉस ना हो, क्लाइमेट चेंज में नेगेटिव इम्पैक्ट ना आए। और फाइनली फाइनेंशियल सेक्टर को भी हेल्प करेगी सरकार। अब इस सब में ना पर्सनली आप मुझसे पूछोगे अच्छा रहता कि अगर सरकार जॉब्स के लिए ना एक अलग से मेंशन करती कि नौकरी और हम क्रिएट करेंगे, उसके लिए हम अलग से मेंशन कर रहे हैं। बट इस पूरे बजट में आप देखोगे ना तो जॉब्स पर, एम्प्लॉयमेंट पर बहुत ज्यादा एम्फेसिस नहीं था। मगर सरकार ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर पर काफी फोकस किया इस बजट में, वो है एजुकेशन। एनहेंस्ड एजुकेशन एक्सपेंडिचर जो है अब ये 2.9% हो चुका है टोटल जीडीपी का, जो इम्प्रूवमेंट है मेरे हिसाब से बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट है। और सरकार ने ये भी कहा है कि एक नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएगी। इसके अंडर क्या होगा कि हमारे देश के जो बच्चे हैं उनके लिए दुनिया भर से, जी हाँ दुनिया भर से जो भी क्वालिटी बुक्स हैं वेरियस लैंग्वेजेस में, वेरियस टॉपिक्स की, ये अवेलेबल करवाई जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट में इस नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी के अंडर। अब आप यहाँ पे कहोगे सब कुछ डिजिटल ही होगा। देखिए कई जो हमारे गांव हैं जहाँ पर अभी इतने कंप्यूटर्स हैं नहीं, तो वहाँ पर पंचायत और वार्ड लेवल पे कोशिश की जाएगी कि फिजिकल लाइब्रेरीज बनाई जाए ना। पर्सनली आप मुझसे पूछें इस मामले में ना, ठीक है एक स्टेप हम ले रहे हैं मगर बहुत पीछे रह गए हैं। चाइना में आप देखोगे वर्ल्ड क्लास लाइब्रेरीज बना चुके हैं, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एक एजुकेटेड समाज बनाने का, एक ऐसा समाज जो प्रोग्रेसिव सोच रखता हो। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाओगे ये चाइना में तिनजन एक एरिया है, वहां पर इन्होंने ये लाइब्रेरी बनाई है। ये होती है लाइब्रेरी, ये होती है इन्वेस्टमेंट। इससे देखिए आप लोगों की जो जिज्ञासा है किताबों के प्रति, ज्ञान के प्रति, या बढ़ाते हैं, समाज में एम्पैथी जागती है। क्योंकि याद रखिएगा एक समाज जितना पढ़ेगा, जितना एजुकेटेड होगा,
उतना आप देखोगे ओवरऑल वहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट होगी, लोग ज़्यादा पीसफुल तरीके से रहेंगे। तो ये सब देखिए, अगेन चाइना इस मामले में हमसे बहुत ज़्यादा आगे है और इंडिया को भी कहीं ना कहीं कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी लाइब्रेरीज हम बनाए। मैं तो कहता हूँ कि हर राज्य में ना एक मेगा लाइब्रेरी होनी चाहिए जहाँ पे बहुत सी बुक्स अवेलेबल है, क्वालिटी बुक्स अवेलेबल हो। वहाँ पे डिजिटल फॉर्म में आप बुक पढ़ लो, फिजिकल फॉर्म में बुक पढ़ लो, ऑप्शन होनी चाहिए इसकी। तो अपने आप में ये वेलकम स्टेप है, मगर अगेन मैं कहूँगा टू लिटल टू लेट। नवाब यहाँ पे मुझे कह सकते हैं कि सर आप थोड़ा सा ना नेगेटिव पॉइंट ज़रा बता रहे हो यहाँ पे। देखो ऑनेस्टली बताऊँ, पॉजिटिव पॉइंट्स मुझे इतने ज़रा दिखे नहीं बजट में। एक और नेगेटिव पॉइंट मुझे ये भी दिखा, मैं चाहता था कि सरकार कुछ तो यहाँ पे एक प्रोग्रेस दिखाती, कुछ एक इम्प्रूवमेंट दिखाती, मगर उल्टा काम हो गया। इसरो का बजट कम हो गया है। आप यकीन करेंगे, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस को अब 12,500 करोड़ रुपए मिले हैं, पिछली बार से 8% कम। कितनी अजीब बात है। अगेन देखो, आई एम श्योर के इसरो और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के पास जो भी प्लान्स हैं वो इतने अमाउंट में कवर हो जाएंगे, ये सोच के ये जो होता है बजट में एलोकेशन की जाती है। मगर इससे मैसेज कितना खराब जाता है कि इसरो का बजट कम कर दिया। मैं कहता हूँ इसरो का बजट जितना पहले था उतना ही रखते। कम करना ना एक बहुत ही नेगेटिव साइन भेजता है। तो अगेन मैं कहूँगा कि इसरो का बजट धीरे धीरे हमको इंक्रीज ही करना चाहिए। चाहे आपके अगर ऑपरेशंस कम हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च हो, ये एक ऐसा सेक्टर है जहां पर इंडिया जितना खर्चेगा लॉन्ग टर्म में उतना बेनिफिट मिलेगा। और इस सब के अलावा देखिए कुछ बहुत ही छोटे लेवल पर स्कीम्स लॉन्च करी गई हैं, उस पर मैं कोशिश करूंगा कि बाद में शॉर्ट वीडियोस बना दूं या फिर जो एमसीक्यू की वीडियो आती है उसमें आपका कवर करा दूं। मगर जो मुनाफे का निकला है, तो इंडिया का जो बजट था इसमें घाटे के निकला, लेकिन जो कुछ सेक्टर उनको जो है उनका बजट बढ़ाया गया है और इसरो का खास करके वो घटाया गया 8%, वो पिछले साल से भी कम किया गया। समझ नहीं आ रही ना कि क्यों, या तो वो काम अच्छे से ना कर रहे हैं। आर्मी का डिफेंस बजट जो है वो बढ़ाया गया, 13% बढ़ाया, वो बहुत बढ़िया है। बढ़िया तो है, सब सेक्टर में बढ़ाया है, ऐसा तो नहीं है, लेकिन इसका क्यों कम किया? गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।